आपकी नहीं आएगी ना आवाज, इसमें मेरी ही आवाज आएगी। ठीक है ठीक है। तो आज जो है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे अपना सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्लियर है ना? ये स्टेप क्लियर हो जाने चाहिए, इतने डिफिकल्ट है नहीं है। कंपटीटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी कल मैंने आपको सेगमेंट बताए थे कि किस को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम यूज होता है, ये कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। एचपी बोर्ड भी पूछ लेता है और कंपटीटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट आते ही आते हैं। ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ी थी, तो वहां पे भी हमने देखा था। तो आज है स्टेप ऑफ जो हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा स्टेप जो है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहां से ऑब्टेन करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? पहला तो ये है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं किनमें? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया में ये क्या बनाएंगे? डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे। ये हर उस बैक्टीरियोफेज से या हर उस एंटी जो है वो बायोटिक से इसको प्रोटेक्ट करेंगे जो इसके लिए हार्मफुल है। तो ये क्या करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट बैक्टीरियोफेज या एंटीबायोटिक्स। किसको बचाएंगे? बैक्टीरिया को। ठीक है, बुक में एग्जांपल दिया हुआ है इकोलाई। बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि इकोलाई भी एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर भी ये पाया जाएगा और ये उसको हर उस प्रकार के जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या हर उस प्रकार के पैथोजन से बचाएगा जो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा। जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सबसे पहले इसको जो डिस्कवर करा था, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास। एक है हमारे पास स्टीवर्ट लिन और दूसरे थे साइंटिस्ट हमारे पास वर्नर आर्वर। ये दो साइंटिस्ट ने 1960 बुक में ये अलग अलग दिया हुआ है, कहीं पे 1963 दिया हुआ है, लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। 1960 में इन दो साइंटिस्ट ने इकोलाई के अंदर जो है वो दो एंजाइम आइसोलेट करे। बैक्टीरिया से इन्होंने क्या करे? आइसोलेट को समझते हैं ना? आइसोलेट टू एंजाइम, दो एंजाइम आइसोलेट करें। ये जो एंजाइम है ये कौन बना रहा था उसमें? अगर एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो बैक्टीरिया का अपना ये क्रोमोसोमल डीएनए रहता है, उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है? इसका प्लाज्मिड रहता है। डबल स्टैंडर्ड होता है ये भी आपने याद रखना है। ये दो तरीके के एंजाइम बनाता है। क्या बनाएगा ये? दो तरीके के एंजाइम जो है वो इन्होंने देखे कि उसके अंदर बनते हैं। ये जो पहला एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम, इसका काम होता था, ये ऐड करता था मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। जो इसका ये डीएनए है, इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप ऐड करता था। पहले वाले का ये काम था। ठीक है, जो दूसरा उन्होंने एंजाइम आइसोलेट किया, सेकंड एंजाइम, ये क्या काम था इसका? कट द डीएनए। ये डीएनए को कट करता था। अब ये काम कैसे करता था? मान लो कि एक बैक्टीरियोफेज आया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा। क्लियर है? अब इसके लिए तो ये फॉरेन पार्टिकल है, इससे इसको खतरा है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या है? बैक्टीरिया ईटिंग वायरस है, तो मतलब ये जाएगा अंदर तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये जो एंजाइम है, उस टाइम पे ये दो एंजाइम यहां से प्रोड्यूस होंगे। कौन करेगा? प्लाज्मिड करेगा। क्लियर है? अब ये जो पहला एंजाइम है, ये तो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, लेकिन दूसरा जो एंजाइम है वो क्या करेगा? वो इस डीएनए के पीस कर देगा।
इसके सेगमेंट को काट देगा। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा तो इसी के एंजाइम इसको डाइजेस्ट भी कर देंगे और इस बैक्टीरियोफेज से ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो सबसे पहले इन्होंने जो है वो देखा ही, स्टीवर्ट लिन और वर्नर आर्वर ने जो है वो सबसे पहले इनको देखा। उसके बाद इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, मेडिसिन की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि दो एंजाइम आइसोलेट करें इन्होंने बैक्टीरिया से जो रेजिस्टेंस देते थे उसको बैक्टीरियोफेज से। पहला जो एंजाइम देखा उन्होंने वो करता था मिथाइल ग्रुप ऐड, और दूसरा जो है वो डीएनए को कट करता था। कोई भी डीएनए आ जाए, आप मेरी बात समझ रहे हैं, कोई भी डीएनए आ जाए, वैसे तो इसका अपना भी डीएनए है। तो क्या ये जो सेकंड वन एंजाइम है क्या ये इस अपने डीएनए को भी कट कर देगा? क्योंकि ये अपने और पराये में कोई फर्क नहीं समझता। ये जब काटने लगता है तो डीएनए को कट करने का काम है इसका, ये फ्रेगमेंट बना देगा। तो क्या अपने डीएनए को नहीं काटेगा? ये काट सकता है। आना चाहिए क्वेश्चन कि अगर इसका काम ही काटने का है, चलो ये तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अपना भी तो डीएनए सेगमेंट है इसके अंदर, क्या ये इसको नहीं काटेगा? बिल्कुल काटेगा, लेकिन काटता क्यों नहीं है? कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा होगा इसको। ये जो सेकंड वन एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है, बाद में इसका नाम रखा गया रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। क्या नाम रखा गया इसका? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस इसका नाम रखा गया, और ये देने वाले वर्नर आर्बर ही थे ये नाम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्ट करता है किसकी ग्रोथ को? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ अंदर यहाँ पे होनी है, वायरस की ग्रोथ अंदर होनी है, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा ये। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ये ऐसा कुछ एंजाइम होते हैं जो जब डीएनए को कट करेंगे, ये डीएनए है, जब इसको कट करेंगे तो ये सेंटर से कट करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से या मिड ऑफ द डीएनए से ये डीएनए को कट करते हैं, इसलिए इनको एंडोन्यूक्लियसिस कहते हैं। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटते हैं, कुछ कहीं से भी काट देंगे, कुछ रैंडम लगे होते हैं। क्लियर है? अब ये इसको नहीं काट पाता है, क्यों? क्योंकि ये जो पहला एंजाइम है जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, ये इस डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड करता जाता है। मिथाइल ग्रुप ऐड करने का फायदा ये मिल जाता है कि ये जो सेकंड एंजाइम है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला, ये जब कट करने जाता है तो अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढता है कि ये है मेरा सीक्वेंस, मैं यहां जाके काटूंगा। इसको वो सीक्वेंस मिलता ही नहीं है ड्यू टू द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, इसलिए इसका अपना बच जाता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो जिनको मोलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को हम मोलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि डैश इज कॉल्ड मोलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि सीजर की तरह काम करता है, कट करता है मॉलिक्यूल को, डीएनए के मॉलिक्यूल को, और ये स्पेसिफिक एक सीक्वेंस पे काटते हैं। ये सीक्वेंस इसको अपने पे मिल ही नहीं पाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। जहां इसका सीक्वेंस होगा उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जाके चिपक जाएगा, ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। जब आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा तो अपना तो बच ही जाएगा। तो इसलिए ये सेल्फ डिफेंस का काम करता है। अब इसने मॉडिफाई किया ना, मॉडिफिकेशन कर ली इसने अंदर, क्या कि अपने डीएनए के ऊपर इसने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। इसी मॉडिफिकेशन को हम रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये उन्होंने अपने अंदर एक मॉडिफाइड सिस्टम कर लिया है रेस्ट्रिक्शन का। रेस्ट्रिक्शन मतलब बचाने का अपने आप को। अब अपने डीएनए को भी बचा रहे हैं मिथाइल ग्रुप ऐड करके, तो इसको आरएमएस भी बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन या रेस्ट्रिक्शन मॉडिफाइड सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तो ये अपना डीएनए नहीं काटेगा, क्योंकि अपने कट के तो मर गया ना, फिर तो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लिया इसने। खुद को नहीं करना है ना डिस्ट्रॉय, जो फॉरेन आएगा डीएनए, तो कोई फॉरेन वायरस आएगा उसको कट करना है, उससे प्रोटेक्शन देनी है अपने आप को। अपने आप से क्या तो प्रोटेक्शन क्यों देनी है उसने अपने आप को? क्लियर है? तो ये इस तरीके से बचे रहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने आप को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर लेता वो, क्योंकि वो पहला जो एंजाइम है वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता रहता है। तो ये दो एंजाइम इन्होंने आइसोलेट करे सबसे पहले। क्लियर है?
अब अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एक और साइंटिस्ट आए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगे पता कहां से निकलते हैं? बैक्टीरिया से निकालते हैं हम। जितने भी बैक्टीरियाज हैं, हम बैक्टीरिया से ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है ये आपके बैक्टीरिया का, तो ये बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोट्स का ये डिफेंस मैकेनिज्म है, हम वहीं से निकालते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने आज तक जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले हैं, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम अब तक निकाल चुके हैं। और कितने बैक्टीरिया की स्ट्रेन से? 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, कि कितने जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने निकाल रखे हैं अब तक। मोर देन 900 जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने आइसोलेट कर लिए हैं। कितनी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया की अलग अलग स्ट्रेन होती है ना, जैसे बोला नहीं कि कोरोना की अलग स्ट्रेन आ गई, अब अलग स्ट्रेन आ गई, तो एक बैक्टीरिया से एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी निकाले जा सकते हैं। एक भी निकाला जा सकता है, एक से ज्यादा भी निकाले जा सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते कहां पे हैं, क्या करते हैं वहां पे? डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, उसका प्रोटेक्शन देते हैं उसको। क्लियर है? अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था H.O. स्मिथ, और इनके साथ दो साइंटिस्ट और थे, इनके कोलीग्स। इन्होंने फर्स्ट आइसोलेट किया था, फर्स्ट आइसोलेट द रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जिसका नाम था HindII। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर करा गया था वो करा गया था H.O. स्मिथ के द्वारा, और उसका नाम था HindII। ये नाम क्यों पढ़ते हैं वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये H कैपिटल आपको दिख रहा होगा, IN स्मॉल है, D अलग है, और ये रोमन में 2 लिखा हुआ है। H का मतलब होता है, ये जिस बैक्टीरिया से निकाला गया है, तो बैक्टीरिया का जब हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो पहले जीनस लिखते हैं, फिर उसकी स्पीसीज लिखते हैं। तो पहला नाम आता है जीनस से, पहला लेटर जीनस से लेते हैं हम, और वो कैपिटल में लिखा जाता है। सेकंड के 2 लेटर हम स्पीसीज से लेते हैं, स्मॉल लिखे जाते हैं। और ये जो डी देखते हैं, ये स्ट्रेन है बैक्टीरिया की, कि किस स्ट्रेन से निकाला गया है, और रोमन में कि किस सीक्वेंस में निकाला गया है, तो ये दूसरे सीक्वेंस में निकाला गया है। पर ये है पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर, निकाला दूसरे नंबर पे गया है। क्वेश्चन अभी भी पुट होना चाहिए, अगर पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये डिस्कवर हुआ है तो फिर HindI होना चाहिए। अब HindII है, मतलब HindI निकल चुका है पहले, फिर वो क्यों नहीं है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर में, है ना। तो जब पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो जय माता दी ही है सारे, है ना। जब अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आएंगे ही दिमाग में, और अगर आप नहीं उनको सोल्व करेंगे तो फिर आपके लिए तो भूल जाएंगे, तो चलो भूल ही जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर आपके लिए रट्टा ही है वो। यहाँ जी फर्स्ट डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम होता है HindII जी, HindII, है ना। ये नोमेनक्लेचर है, ये नामकरण दिया है, हम कैसे नाम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, आगे और पढ़ेंगे एग्जाम्पल। तो ये रोमन में 2 कि दूसरे सीक्वेंस में निकला है, आइसोलेशन का सीक्वेंस है ये, तो फिर पहले पे भी तो कोई निकला होगा, उसको क्यों नहीं डिस्कवर पहला बोला, ये भी एक क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे। तो H.O. स्मिथ जो है, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका नाम था HindII। और ये जिस बैक्टीरिया से निकाला गया था उसका नाम था हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजाe, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजाe, है ना। और RD13 आई थिंक सो, ये इसका स्ट्रेन थी, RD जो है वो स्ट्रेन कहलाती है, ठीक है। तो ये नहीं लिखा हुआ है आपकी बुक में, डायरेक्ट नाम लिखा है HindII, किससे निकाला गया है? हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजाe। ये क्या करता है हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजाe? ये हमने इम्यून सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है डिजीज में, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजाe निमोनिया कॉज करता है, नहीं पढ़ा ना। तो ये वो है, उसकी एक स्ट्रेन से निकाला गया HindII, सबसे पहले इसी को निकाला गया था।
क्लियर है? ये है हमारे पास सबसे पहले डिस्कवर्ड। आई बात सही में? तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि सबसे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2 है। किसने डिस्कवर करा था? एच.ओ. स्मिथ ने। बाद में इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया अलॉन्ग विद वर्नर आर्बर के साथ जो है वो इसको मिलके मेडिसिन की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। आई बात सही में? कहाँ से निकलते हैं लग गया पता। सबसे पहले आइसोलेट किसने करे, क्या देखा? उसके बाद सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा? एच.ओ. स्मिथ। क्या नाम था? हिंद 2। किससे निकाला गया था? हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजाई से निकाला गया। कैसे नाम देते हैं? एच स्टैंड फॉर स्पीसीज। गुड। जीनस, ठीक है। दूसरा है स्पीसीज, ये है स्ट्रेन, और ये है रोमन में आइसोलेशन सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में इसको आइसोलेट किया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे अब यहां से। एचपी बोर्ड में ऐसे हिंद 2 दे रखा होगा, या इको R1 भी पढ़ेंगे आप अब अभी। वो इकोलाई से निकाला गया है, एस्टेरिशिया कोलाई, ठीक है, उसकी स्ट्रेन से निकाला गया है इको R1। तो R1 मतलब पहले में स्ट्रेन हुआ है, R मतलब स्ट्रेन। तो ये पूछा जाता है कि हिंद 2 या इको R1, इसमें को क्या स्टैंड करता है? को किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को या स्पीसीज को? ठीक है। ई किसको स्टैंड करता है? ठीक है। आर क्या है? ये रोमन में 1 लिखा हुआ, ये क्या है? ये ऐसे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आई बात सही में? तो ये एक आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक और एग्जांपल है इको R1। इसको निकाला गया है एस्टेरिशिया कोलाई से। किससे निकाला गया है? एस्टेरिशिया कोलाई से। एस्टेरिशिया एक जीनस है, उसकी पहला लेटर ई कैपिटल, और कोलाई स्पीसीज है, इसके फर्स्ट 2 लेटर्स ये लिखे। आर स्ट्रेन है इसकी, RY13। ठीक है, यहां से स्ट्रेन, और किस सीक्वेंस में निकाला है? फर्स्ट। तो ऐसे ही ई कोलाई से आप अपने एक भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल सकते हैं, 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, 5 भी निकल सकते हैं। क्लियर है? किसी बैक्टीरिया से आप एक ही निकालेंगे, किसी से एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं। हाँ, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये उसके बाद में निकले हैं, क्योंकि ये एस्टेरिशिया कोलाई से सबसे पहले सीक्वेंस में आइसोलेट करा। डिस्कवर सबसे पहले हिंद 2 हुआ, और जिस स्पीसीज से हमने इसको निकाला था उसके नाम पे ही इसका नामकरण कर दिया गया। ठीक है, बाद में तो और भी निकाले हमने, मैंने लिखा था ऊपर मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है आपके पास। तो फिर उसके बाद तो क्या ही निकले? ई कोलाई से ही कई निकले। इको R1 है, इको R2 है, इको R5 भी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे बता दिया कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2 कैसे नाम दिया जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल जो अब आप इसमें पढ़ेंगे। आई बात सही में? अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बिलोंग करते हैं एक क्लास को जिसका नाम है न्यूक्लियसिस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ क्लास जिसका नाम है हमारे पास न्यूक्लियसिस। क्लास को ये बिलोंग करते हैं। न्यूक्लियसिस जो है वो आगे खुद 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने। अगर हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियसिस की, तो एक बहुत बड़ी क्लास है। ठीक है, उसी क्लास के जो हमसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकलते हैं। न्यूक्लियसिस 2 टाइप के होते हैं। न्यूक्लियसिस बच्चे कितने टाइप के हैं हमारे पास? 2 टाइप के हमारे पास। एक है एक्सो न्यूक्लियसिस और दूसरा है एंडो न्यूक्लियसिस। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, से याद रखो, एग्जिट मतलब बाहर। तो ये जो है वो रिमूव द सीक्वेंस, मतलब सारे काटने के लिए बनाए हुए हैं, ये मॉलिक्यूलर सीजर्स है। तो रिमूव द सीक्वेंस फ्रॉम द टर्मिनल एंड।
मतलब एंड से जो है वो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड का ही बना हुआ है, तो ये जब रिमूव करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड को ही रिमूव करेंगे, तो ये जो है वो एंड से रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, एंड से काटना शुरू करते हैं, कॉर्नर से, इसलिए इनको एक्सोन्यूक्लियोसिस कहा जाता है। ये जो एंडोन्यूक्लियोसिस है, नाम में ही है एंडो, एंडो मतलब इनसाइड से, याद रखना है आपने। तो ये क्या करते हैं, कट द डीएनए molecule almost or near the specific sequence of base pairs। जो ये एंडोन्यूक्लियोसिस है, ये डीएनए को ऑलमोस्ट और नियर, ऑलमोस्ट मिड, ऑलमोस्ट मिडल में या तो नियर दी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, ये ढूंढते हैं अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस कि ये मेरा सीक्वेंस मैंने वहीं जाके कट करना है, तो या तो बीच में काटेंगे ये बिल्कुल उस सीक्वेंस के, या तो नियर द, जहां से स्टार्ट होगा उसके बिल्कुल आगे से। ठीक है, हम जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंडोन्यूक्लियोसिस का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे सीक्वेंस चाहिए होते हैं जो आगे चिपकने का भी काम करे, आगे जाके जुड़ जाए, तो वो कट हमें सिर्फ, दोनों कट करेंगे लेकिन जैसे कट हमें चाहिए वो एंडोन्यूक्लियोसिस ही प्रोवाइड करता है। एंडोन्यूक्लियोसिस जो है वो कट लगाएगा, काटे का काम यही करेगा, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियोसिस का एक क्लास ऐसी होती है, एक मेंबर ऐसा होता है जो रैंडम कट लगाता है, रैंडम कटिंग करेगा, कहीं से भी काट देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए कि कहीं से भी काट दे। हमें क्या चाहिए कि जहां हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो से वहां से काटे और हमें दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो एंडोन्यूक्लियोसिस की एक और क्लास होती है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाती है या स्पेसिफिक साइट पे कट लगाती है। उस स्पेसिफिक साइट को एक नाम है, उसको कहते हैं रिकॉग्निशन साइट या सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट या सीक्वेंस कहते हैं। ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस या साइट कहाँ है, वहीं कट करूंगा जी मैं, ये रैंडमली कहीं भी कट कर देते हैं। तो हम ज्यादातर इनका यूज करते हैं, और जो स्पेसिफिक होते हैं कट में, जो स्पेसिफिक पोजीशन पे, स्पेसिफिक बेस पेयर पे या स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कट लगाते हैं, ऐसे एंडोन्यूक्लियोसिस को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस हम कहते हैं। ठीक है, ये एंडोन्यूक्लियोसिस की एक क्लास जो स्पेसिफिक सीक्वेंस देके कट लगाती है। इसे एग्जांपल में मैं बताऊंगा कैसे कट लगते हैं। तो न्यूक्लियोसिस जो है वो दो टाइप के हैं, एक्सोन्यूक्लियोसिस, एंडोन्यूक्लियोसिस। एक्सोन्यूक्लियोसिस न्यूक्लियोटाइड एंड से रिमूव करना शुरू करेंगे, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, तो यहाँ एंड से रिमूव करना शुरू करेंगे। हो सकता है हमारा सेगमेंट यहाँ हो तो पहुंचते पहुंचते बड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। एंडोन्यूक्लियोसिस क्या करते हैं, ये इनकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ये उसी सीक्वेंस को ढूंढेंगे, वहां कट लगाएंगे, और ऐसी क्लास को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कहते हैं। ठीक है, एंडोन्यूक्लियोसिस के कुछ फीचर्स होते हैं कि ये कट लगाता है डीएनए के ऊपर, उस कट को क्लीवेज कहते हैं। एक बार आप पढ़ेंगे टर्म कि क्लीवेज क्या है, तो एंडोन्यूक्लियोसिस जो कट लगाता है डीएनए के ऊपर, उसी कट को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और रैंडम भी हो सकते हैं क्लीवेज के कट, या स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर भी हो सकते हैं। कितना क्लियर है? आई बात सही में? ये सारे क्वेश्चंस हैं, कहीं भी आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। कितनी क्लियर आ गई बात सही में कि कहाँ कट लगते हैं? ठीक है, कैसे कट लगते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि कट कैसे लगते हैं, कहाँ कट लगाए जाते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का ही इस्तेमाल हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं। अब ये खुद कितने टाइप के हैं, अब हिंद 2 का आंसर आपको यहां मिलेगा, जो आपका सबसे पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका आंसर अब यहां मिलेगा आपको। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस।
कि ये खुद कितने टाइप के हैं, ये भी आपकी बुक में नहीं है। मतलब पहले हुआ करता था, अब जो एनसीईआरटी ने डिलीट करा है उसमें नहीं है। लेकिन अगर इसका आंसर जानना है तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ना। रेस्ट्रिक्शन जो अब मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो है वो बेसिकली 3 टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, पहला है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2 और तीसरा है टाइप 3। ये इनका काम थोड़ा, ये जो नाम दिए हैं ये इनके फंक्शन की वजह से दिए हैं, क्योंकि इनका फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट होता है थोड़ा एक दूसरे से। तो मोड ऑफ फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट होता है, मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो अलग होता है। हम जो है ज्यादातर टाइप 2 के जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? और जो हिंद 2 है वो टाइप 2 का जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, और जो हिंद 1 जो डिस्कवर हुआ होगा वो टाइप 1 का जो है वो मेंबर है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है? जो टाइप 2 है वो कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, रिकॉग्निशन साइट के ऊपर, आइडेंटिफाई करेगा उस सीक्वेंस को, वहीं कट लगाएगा। हमें ऐसा ही तो चाहिए। तो ऐसा कट करने वाला पहला जो मेरे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस था वो हिंद 2 था, इसलिए इसको डिस्कवर जो है सबसे पहले इसको माना जाता है कि ये सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम जो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काटता है और बिलोंग करता है ये टाइप 2 क्लास को। टाइप फर्स्ट नहीं काटेगा, ये रैंडमली कट करेगा, हमें तो स्पेसिफिक चाहिए। आई बात सही में? तो टाइप 2 का फायदा यह है कि ये स्पेसिफिक या रिकॉग्निशन साइट पे कट करेगा, ठीक है। दूसरा, इसको हम इन विट्रो भी यूज करते हैं। इन विट्रो मतलब सेल के बाहर भी इसको यूज किया जा सकता है। क्लियर है? तीसरा, जो टाइप 2 के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं वो हमारे पास वो एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं वो फॉलो करते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? ये ऐसा सीक्वेंस होता है लेटर्स का जिसको चाहे फॉरवर्ड से पढ़े या चाहे बैकवर्ड से पढ़े, वर्ड सेम ही आता है। जैसे मैडम, आपकी बुक में मलयालम लिखा हुआ है, जैसे नितिन, ठीक है, ये ऐसे है, मलयालम है जैसे। तो ये सारे क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं जो समझाने के लिए आपको दिया गया है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है वो ये ढूंढता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कि जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, अगर उसके ऊपर एक सीक्वेंस यहां लिखा हुआ है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम के ऊपर, तो निचली स्टैंड क्या है? 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो नीचे वो सीक्वेंस 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ने पर भी सेम ही लगे। ये ढूंढते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होता है, और ये हर किसी का अलग अलग होता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अलग अलग होता है। क्लियर है? इसलिए हिंद 2 जो है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से माना जाता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होता है वो मैंने आपको अभी बता दिया। अब कट के ऊपर आते हैं कि कैसे कट लगाते हैं, क्योंकि मेन काम तो इनका काटना ही है। अभी तक तो हमने इनकी स्टोरी पढ़ी कि इनके पास क्या क्या एबिलिटीज है, कहाँ कहाँ से निकाले गए, क्या क्या फीचर्स हैं इनके। बात हमने अब तो इनको यूज तो हम काटने के लिए ही करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये कट कैसे लगाते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है या जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये 2 तरीके से कट लगाते हैं। एक होता है हमारे पास ब्लंट और फ्लश एंड, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास स्टिकी या ओवर हैंगिंग कट, या ओवर हैंगिंग कट लगाएंगे, या स्टिकी एंड्स, है ना, एंड्स लिखो, ओवर हैंगिंग या स्टिकी एंड्स बनाएंगे। कोहेसिव भी लिखा होता है कई जगह, कोहेसिव एंड बना दे। अब ये है क्या? ब्लंट एंड, स्टिकी एंड, किनको बोला जाता है? अभी मैं लिखता हूं कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मैंने कहा वो सीधे सेंटर में कट लगाते हैं, बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे। मान लो कि एक है GGG CCC, ठीक है।
अब इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखेंगे तो क्या होएगा, जी 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 सी सी सी। और ये जुड़े किससे होते हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, जो इसकी बैकबोन होती है डीएनए की, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये मेन क्वेश्चन है कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं तो क्या कट करते हैं, कौन से बॉन्ड को, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, बैकबोन को कट करेंगे, अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं कट करेंगे, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो अंदर बना है उसको नहीं कट करेंगे। ये किसको कट करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए को बिल्कुल सेंटर से कट करते हैं, ऐसे। अभी जब ये अलग होगा तो ये अलग हो गया, बिल्कुल सीधे कट लगे और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। तो इनमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर सिंगल नहीं रहता, पेयर ही रहते हैं, और ऐसा कट लगता है सीधा। ऐसे एंड को हम कहते हैं ब्लंट एंड। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो ऐसे कट लगाते हैं, जिनका हम यूज अवॉइड करते हैं, जिनका यूज नहीं करते क्योंकि इनको चिपकाना फिर बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर है, तो ये कुछ कट ऐसे लगते हैं। क्लियर है, इसके एग्जांपल भी बताऊंगा कि कौन कौन से वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, EcoR5 मुझे लगता है कि रहेगा, ठीक है, जो आपके बिल्कुल सेंटर से कट करता है, वो है हमारे पास SMA1। एग्जांपल याद रखने हैं, ये डायरेक्ट आते हैं, SMA1। दूसरा है हमारे पास ALU1, ठीक है, जो क्या करेंगे, डायरेक्ट सेंटर से कट करेंगे। क्लियर है, SMA1 ALU1 ये डायरेक्ट बीच में से कट करते हैं ऐसे। और ये जो मैंने लिखा ना, ये है एक वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसको ये ढूंढेंगे। अब ये किसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, SMA1 का कि ALU का, ये है SMA1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस। कई बार नीट में रिकॉग्निशन सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि SMA1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, आइडेंटिफाई करो, नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे। ये है ना, लर्न करने पड़ने, ये करने पड़ने। ALU का जो है वो हमारे पास है AGCT, और ये पैलिंड्रोमिक होते हैं तो ये बनेगा AGCT। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां कट लगाएंगे। तो ये है रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ ALU1। अब ALU क्या है, अल्लू अर्जुन थोड़ी है ये, ठीक है। तो ये ALU क्या है, एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन है जहां से इसको निकाला गया है, जिसका नाम है हमारे पास अर्थ्रोबैक्टर ल्यूटस, अर्थ्रोबैक्टर ल्यूटस EUS। SMA1 जिससे निकाला गया है वो है हमारे पास, SMA1 है हमारे पास सर्रेटिया मार्सेसेंस, ठीक है। ये जो है वो SMA1 का जो है वो बैक्टीरिया है जिससे हमने SMA1 को निकाला गया है, ठीक है। ऐसा हमने यहां से निकाला है, M में हमने इसकी स्पीसीज से, और ये जो है वो आइसोलेशन ऑफ सीक्वेंस है, तो ये भी पता होने चाहिए आपको। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये ब्लंट एंड बनाएंगे, ये डीएनए को के सीक्वेंस को सेंटर से कट करते हैं, ठीक है। ये नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यहां समझना इसलिए जरूरी है कि ब्लंट एंड बनते कैसे हैं। हर कोई ब्लंट एंड नहीं बनाएगा, कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो ब्लंट एंड बनाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो स्टिकी बनाएंगे। अब स्टिकी कैसे बनते हैं वो पता होने चाहिए। ब्लंट ऐसे होते हैं जो सेंटर से कट करते हैं। ये डिफरेंस भी आ जाता है कई बार एचपी बोर्ड में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टिकी एंड ब्लंट एंड, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जो है वो बिल्कुल सेंटर से जो न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल सेंटर से कट लगता है तो आपके ब्लंट एंड बनते हैं। स्टिकी एंड क्या होते हैं, अब स्टिकी एंड पे जो है वो आपके बिल्कुल रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस होता है उसके बिल्कुल साथ से कट लगते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो इसके एग्जांपल है हमारे पास EcoR1। अब EcoR1 है तो इसका कोई रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, तो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस रहता है हमारे पास है ना 5 प्राइम से 3 प्राइम, घातक जो बन जाता है कुछ ऐसा, H नहीं है लेकिन घातक की लिख देना आपने, GAATTC।
क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है इको R1 का, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और इसका अगर पैंड्रोमिक सीक्वेंस लिखे जाए तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या बनेगा, यहां से GAATTC, इनके बीच में ये फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो स्टिकी एंड बनते हैं, तो इको R1 कैसे कट करता है? इको R1 ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो यहां कट लगाता है, पहले जो है बेस पेयर के बिल्कुल साथ, और जब ये कट लगेगा तो ऐसे टूटेगा। अब इसको मैं अगर अलग कर दूं, 5 प्राइम G, G के नीचे C, T, T, A, A, और ये जो ऊपर अलग हो जाएगा A, A, T, T, C, और नीचे क्या बच जाएगा G। ये इनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, ये बने स्टिकी एंड। चिपकेंगे ना, अब चिपकेंगे ना। अब ये क्वेश्चन बनता है कि हमने अपना डिजायर जीन तो इको R1 से काट लिया, अब वेक्टर को भी तो काटना है जहां पे हमने ये अपना डिजायर जीन चिपकाना है, तो क्या उसको हम और किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देंगे? कि जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने अपना डिजायर जीन कट करा है, डीएनए कट करा है, क्या उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर को भी कट करेंगे? मान लो कि मैंने इको R1 से अपना जो डिजायर जीन है उस डीएनए से काट लिया, उसने ऐसे सीक्वेंस बनाया, उसने अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढा ये वाला और कट लगा दिया, ये सीक्वेंस अलग हो गया। अब क्या मैं इसी से वेक्टर को भी कट करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे अपना सीक्वेंस वेक्टर के ऊपर ही चिपकाना है। तो क्या सेम से कट करूंगा कि मैं फिर इधर से समावन को भी पकड़ लूं कि समावन तू मेरे लिए वहां से काट दे? या इसका एक और एग्जांपल है बाम H1, कि बाम H1 को बोलूंगा कि भाई तू काट दा, नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। अगर ये मेरे डिजायर डीएनए के ऊपर अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये ढूंढेगा, तो ये वेक्टर के ऊपर भी यही ढूंढेगा, और ये कट भी ऐसे ही लगाएगा। तो इसलिए हमें चिपकाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम वेक्टर को यहां ऐसे कट करेंगे तो उसके ऊपर भी ऐसे ही कट लगे होंगे। मान लो कि ये मेरा डिजायर्ड जीन है, इसको मैंने चिपकाना है, तो वहां ऐसा कट होगा कि जहां मेरा एक टी के सामने ऑटोमेटिकली जाके फिट हो जाएगा, ऐसे फिट हो जाएगा। इसीलिए हमें एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से, चाहे वेक्टर हो चाहे अपना होस्ट डीएनए है, उसको कट करना होता है। क्योंकि अगर किसी और का यूज कर ली तो वो तो कोई और कट लगाएगा, तो हमारा तो फिक्स ही नहीं हो पाएगा कभी, वो है ना। तो ये अब हमारा ये जो फॉरेन डीएनए है या मेरा डिजायर्ड जीन है, ये इस सीक्वेंस को देखेगा और अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड तो ऑटोमेटिकली बना लेगा। ये फिर कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ए के सामने टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप ही चिपक जाएंगे। आई बात समझ में? इसीलिए हम एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए और वेक्टर को कट करते हैं ताकि उनको चिपकाना आसान, अलग अलग से नहीं कट करेंगे। कोई भरोसा नहीं आपका, ठीक है। तो इसके एग्जांपल रहेंगे इको R1, बाम H1, ये ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो स्टिकी एंड बनाते हैं। अब ये तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस था इको R1 का, बाम H1 का अलग होगा, ठीक है। वो यहाँ नोट्स में दिया हुआ है, चाहिए होगा तो यहां से ले लें, ठीक है। ये एग्जांपल अलग अलग है। क्लियर है? आपको लगा कट कैसे लगते हैं, स्टिकी और ब्लंट एंड। ज्यादातर हम स्टिकी एंड का यूज करते हैं, चिपकाना आसान होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मिल जाती हैं हमें, और एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ढूंढना आसान हो जाए। वो जाके चिपके नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाने हैं। क्लियर है? मान लो ना कि ये जो सीक्वेंस ये है, ये उसी वेक्टर का, ये मेरा डिजायर है जीन, इसको भी यहां चिपकाना आसान हो जाएगा ना। ये देखो यहां चिपकाना ही है क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री तो इसको मिल जाएंगी, तो ये तो चिपक जाएगा, ए और टी से पेयर कर जाएगा, दूसरा ए टी से पेयर कर जाएगा, टी टी सी। क्लियर है? अब लेकिन ये जोड़ेंगे कैसे आपस में? इसके लिए यहां जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज को यूज करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड और कोवलेंट बॉन्ड बना के वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चिपक जाएंगी, लेकिन वो दोनों साइड से चिपकाएगा कौन? यहाँ डीएनए लाइगेज। तो दूसरा वेक्टर डीएनए लाइगेज हो गया, पहला आ गया हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर है इतना?
क्लियर है? नामकरण मैंने आपको पहले बता दी कि नामकरण कैसे दिया जाता है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्टिकी एंड कैसे बनते हैं और ब्लंट एंड कैसे बनते हैं, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इको R1 है वो स्टिकी एंड बनाता है कि ब्लंट एंड बनाता है। डिफरेंस भी आ सकता है, या तो नहीं आएगा, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि इको R1 कैसा एंड बनाता है, स्टिकी क्लीवेज करता है, स्टिकी एंड बनाता है कि ब्लंट एंड बनाता है। ये डायरेक्ट इस डिफरेंस पहला है कि जो हमारे पास ब्लंट एंड होते हैं ये सेंटर में कट करते हैं, और जो स्टिकी एंड जो होंगे हमारे पास ये तब बनते हैं जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है जाके नियर द न्यूक्लियोटाइड, जहां उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वहां कट करेंगे जाके। ब्लंट एंड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे ब्रेक, क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ तो ब्रेक करने ही है, यहाँ तो ब्रेक होने ही है, तभी तो ऐसा कट लगता है। एग्जाम्पल तो याद करने पड़ने, इको R1 बाम H1 स्टिकी एंड बनाते हैं, और ब्लंट एंड के लिए हमारे पास समावन और ALU1। क्लियर है? हाँ जी, हाँ इतने ही पॉइंट लिखने आपने, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं लिखने आपने, यही है। ठीक है, तो ब्लंट एंड तब बनते हैं जब ऑलमोस्ट सेंटर से कटे, तो सेंटर से ही कट रहा है। स्टिकी एंड तब बनते हैं जब नियर द न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस के बिल्कुल पास से जो है वो कट करते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ कट लगाते हैं, क्योंकि सेगमेंट दोनों तरफ से कटेगा ना, ये डीएनए का सीक्वेंस है, तो एक कट यहां लगेगा, एक कट यहां लगेगा। ऐसा ही वेक्टर के ऊपर भी कट लगता है, तो सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाते हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाए और आसानी से चिपक जाए, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। और यहां जब लगेगा हमारा डिजायर्ड जीन, तो यहाँ इसको यहां चिपकाने के लिए डीएनए लाइगेज इसका यूज करते हैं। क्लियर है? ये याद रखना है, बाकी काफी ज्यादा सीक्वेंस दे रखे हैं वो तब देख लेंगे। अब हमने क्या है, अपना डिजायर्ड सीक्वेंस कट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इसको आइसोलेट करना है, इसको अलग करना है। इसको अलग करने के लिए अब तीसरी टेक्निक पे जाएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इतना ही है कि किस तरीके से कट लगाता है। कट लगाने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की जो है वो बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो है वो दो तरीके के कट लगाते हैं, एक ब्लंट एंड बनता है, एक स्टिकी एंड बनता है। ठीक है, और दोनों ही होस्ट और अपने फॉरेन डीएनए को और वेक्टर को एक ही हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, ताकि जो है वो आसानी से जो है पेयरिंग करवा सके हम उसकी। क्लियर है? और कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड बनाते हैं, कौन कौन से ब्लंट एंड बनाते हैं, उसके दो दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। हिंद 2 भी जो है वो आपका स्टिकी एंड ही बनाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है। अब हमारे पास अपना डिजायर सेगमेंट आ गया है, अब हमने इसको आइसोलेट करना है। उसके लिए तीसरी टेक्निक आती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। होती क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ या सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नॉट चार्ज। इसमें हम डीएनए को साइज के बेसिस के ऊपर जो है वो सेपरेट करते हैं, ना कि चार्ज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, और उसमें हम जो लेते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो हम लेते हैं एग्रोज जेल का एक बेड होता है। ऐसे अगर ये एग्रोज जेल का एक बेड होता है, ये आपकी बुक में ही बना हुआ होगा। ठीक है, एग्रोज जेल का बेड, यहाँ पे ये वेल्स होती हैं। वेल्स मतलब थोड़ी सी यहाँ पे जगह खाली रहती है, कटोरी जैसे होती है वेल्स, जैसे आपकी बावड़ियां होती हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ हम अपने इस डीएनए के सेगमेंट को जो कटा हुआ है वो डाल देते हैं। दूसरा, ये जो एग्रोज जेल होता है ये पोरस होता है, छोटे बड़े पोर्स होते हैं। तो जब हम जब डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए हमारा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है हमारे पास।
तो इसको हम जो है वो कहां से कहां रन करवाएंगे, कैथोड से एनोड की तरफ कि एनोड से कैथोड की तरफ? कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और एनोड के ऊपर? तो यहां पे हम एनोड से कैथोड की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क जो यहाँ जनरेट करेंगे और डीएनए इन पोर से होता हुआ डुबकियां लगाते हुए आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब जो कि बड़े सेगमेंट होंगे वो धीरे मूव करेंगे क्योंकि वो बड़े सेगमेंट हैं, और जो छोटे सेगमेंट होंगे वो फास्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन पे डीएनए अरेंज हो जाता है, बड़े बड़े सेगमेंट पीछे रह जाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब इसको विजुलाइज करने के लिए हम इसमें एक डाई का यूज करते हैं, उसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। ये इसके ऊपर स्प्रे करते हैं और ये कैसा कलर देती है? ऑरेंज कलर देती है। और इसको हम किसके अंडर देखते हैं? यूवी रेज के या यूवी लाइट के अंदर जो है इसको हम देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारा रिकॉग्निशन जो हमारा जो डिजायर्ड जीन है सेगमेंट है वो कहां पे है। हमारी लाइट यही है, आप बत्तियां जगा ले दिमाग की तो वही काफी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हमारा डिजायर्ड जीन होगा उसको हमें अब आइसोलेट करना है, क्योंकि बाकी तो हमने देख लिया कि हम यूवी लाइट या यूवी रेज का जब यूज करेंगे एथिडियम ब्रोमाइड डाई स्प्रे करके तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कहां पे है। क्लियर है? अब वो जो है वो अगर हमारा सेगमेंट वो इस एग्रो जेल के अंदर इंप्लांट होता है, अगर हमने इसको निकालना है तो एग्रो जेल भी साथ में आ सकता है। आई बात सही में? तो इसको निकालने के लिए हम फिर इफ्लंट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं इफ्लंट का, जिससे जो है वो हमारा सिर्फ डीएनए ही इससे बाहर आता है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इफ्लंट भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इतने प्रोसेस के बाद हमारा जो डिजायर्ड सेगमेंट है वो एग्रोस जेल से बाहर आ जाता है। तो इतना सा प्रोसेस रहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसमें हम एक जेल का यूज करते हैं, उस जेल का नाम है एग्रोस जेल। एग्रोस जेल में हमने क्या काम करना है? सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट करना है। उसको हम रन करवाएंगे क्योंकि हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये ऐसे चार्ज क्रिएट करेंगे कि पॉजिटिव की तरफ जाए। क्लियर है? तो जैसे जैसे डीएनए रन करेगा वो रन करेगा पोर के थ्रू, तो जो बिगर फ्रेगमेंट होंगे वो स्लोली मूव करेंगे उसमें से, और जो हमारे पास स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो फास्ट मूव करेंगे। एक बार जब ये सेपरेशन पूरी हो जाएगी तो हम इसके ऊपर एथिडियम ब्रोमाइड डाई का यूज करके उसको यूवी रेज के अंदर जो है वो हम देख लेते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है इफ्लंट। ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आता है। अब हमारे पास सेगमेंट एक ही है, अब ये कहीं गुम ना हो जाए, हो सकता है गुम हो जाए, हो सकता है एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, तो हम इसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करवा लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका पीसीआर का है, जो कि आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है। आपकी बुक में वो लास्ट में दिया हुआ है। क्लियर है? ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक क्लियर है? ये आता है सारे क्वेश्चन की डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिवली चार्ज रहता है। किस जेल का यूज करते हैं? एग्रोस जेल का। किस डाई का यूज करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड का। कौन सा कलर आता है? ऑरेंज कलर आता है। किस प्रोसेस के थ्रू हम उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को एग्रोस जेल से सेपरेट करते हैं? इफ्लंट जो है उसको हम कहते हैं। इसको हम एग्रोस जेल शीट भी बोल सकते हैं। हाँ, एग्रोस जेल बेड भी बोल सकते हैं। एक बेड होता है, रन करवाते हैं उसमें। क्लियर है? तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक रहती है, जो कि तीसरा स्टेप रहता है हमारा। तो हमने अपना डिजायर्ड जीन अलग कर लिया, अब हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। जो एक और टेक्निक यूज करी जाती है जिसका नाम है हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। ठीक है, तो पीसीआर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास जो है वो रहता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो अगर पीसीआर फोर्थ टेक्निक, अगर हम पीसीआर की बात करें, क्योंकि पीसीआर लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप अभी पढ़ लें तो सीक्वेंस वाइज आपको याद रह जाएगा
या एक सेगमेंट आ गया था। अब पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मुलस ने जो है वो इसको सबसे पहले डिस्कवर करा था, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर द टेक्निक ऑफ पीसीआर कैरिस मुलर, है ना। कैरिस मुलस जो है वो आपकी बुक में भी दिया होगा, तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। कैरी मुलस जो है वो उसने जो है इसको सबसे पहले जो है वो इस टेक्निक को डिस्कवर करा था, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करते हैं, जिसमें हम इसकी मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। एक तरीके के हम इसको फोर्थ स्टेट मशीन की तरह काम करते हैं कि ताकि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज हो जाए हमारे डीएनए सेगमेंट की। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीसीआर यही काम नहीं आती, है ना। ये जो है वो एड्स को डायग्नोज करने में, हमारे पास कैंसर को जो है वो डायग्नोज करने में भी, या अदर जो है वो चीज़ों में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस में मैंने पहले बता रखा था आरटीपीसीआर का यूज़ हुआ था, तो उसके डायग्नोज के लिए भी, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पीसीआर का जो है वो यूज़ किया जाता है। बड़ा वाइड रेंज है पीसीआर का, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम कैसे पीसीआर का यूज़ करके मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या प्रिंसिपल है इसका, ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करवाती है। डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि पीसीआर क्या करता है, नीचे ऑप्शन में दे रखा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, या और कुछ जो है वो चीजें दे रखी होंगी, तो वहां पे आपको ये है, या आएगा ऊपर कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, या और 2-4 नाम दे रखे होंगे, तो आपको वहां से पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा है। या डिस्कवरी पे भी आ सकता है कि हु डिस्कवर पीसीआर, तो नीचे साइंटिस्ट के नाम दे रखे होंगे, जैसे स्टीवर्ड जो है वो लिन है, या हमारे पास एचओ स्मिथ है, या कैरी मुलस भी उसमें से एक आएगा, ठीक है। या कल हमने जो है वो स्टेनली कोहेन के बारे में पढ़ा था, तो हो सकता है कि किसी भी साइंटिस्ट का नाम दे, मेंडल का नाम दे दें, लेकिन आपके काम का क्या है, कैरी मुलस, जिसने इसको जो है वो सबसे पहले डिस्कवर करा टेक्निक को। तो ये सारे क्वेश्चन है और टफ नहीं है, क्लियर है। तो ये आपका जो है वो रहेगा सीक्वेंस। कल इसको पढ़ के आएंगे, तो कल हम पीसीआर यूज करेंगे, पीसीआर यूज करके हम उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब कॉपीज बनानी है, अब हमने वेक्टर के साथ जोड़ना है, तो हमारे पास अब तीसरा टूल आ रहा है पास में, वेक्टर यूज करना है। हमने वेक्टर निकल गया, आ गया हमारे पास, तो वेक्टर के साथ अब अपने इस सेगमेंट को जोड़ना है। चौथा आएगा हमारे पास टूल डीएनए लाइगेज का, अब हमने इस्तेमाल यहाँ करना है। अब आपने, हाँ, डीएनए लाइगेज का एक ही काम होता है, डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना। चाहे ओकाज़की फ्रेगमेंट आप रेप्लिकेशन में पढ़ लीजिए, चाहे कुछ भी, वो सेगमेंट डीएनए के सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। सीमेंट है वो, एक तरीके का जुड़ जाएगा, जोड़ता रहेगा। तो वो आप चौथा टूल याद करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन के साथ साथ आपका दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है साथ साथ में, और टूल करके ही एचपी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, राइट द वेरियस टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अलग से थोड़ी याद करना हमने, यही है। और लिखने के लिए कोई बड़ी किताबें थोड़ी पढ़नी, एक कहानी याद रखनी है कि क्लास में क्या कहानी चली है, वो कहानी लिख देनी है अपने शब्दों में। पर शब्द भी अच्छे हो तो ना, अर्थ का अनर्थ ना कर देते हैं आपको तो है ही पता। आप अपने लैंग्वेज लिखते हुए, लैंग्वेज फिर आपकी वो होती है ना जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ और ही हो जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि बायो हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो। तो हमारे टूल्स 2 पढ़ लिए हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर लिया है हमने। अब कल हम वेक्टर ले आएंगे, वेक्टर के बाद हम लाइगेज कर देंगे, और लाइगेज जब जोड़ देंगे तो रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है भाई, जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन में पढ़ा है ना हमने, चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो, चाहे आरएनए प्राइमर्स हो, आरएनए पॉलीमरेज जिनको हम कहते हैं, तो वो इसी की यूज करेगा, होस्ट के ही। पर डालना भी तो पढ़ना है ना होस्ट में, तो कल हम सारे पढ़ लेंगे। तो ये स्टोरी याद रखनी है, बस चलते फिरते आप याद करते जाओ कि क्या हो गया है।